सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रतलाम से मिल रही बड़ी खबर के साथ। रतलाम से खबर मिल रही है, पटरी से मालगाड़ी नीचे उतर गई है, डिरेल हो गई है मालगाड़ी। आउटर के पास, रतलाम स्टेशन पर आउटर के पास की घटना बताई जा रही है और इसके चलते रतलाम नागदा के बीच आवागमन प्रभावित हुआ है, बाधित हुआ है। पटरी को ठीक करने का काम लगातार जारी है ताकि जल्द से जल्द आवागमन बहाल किया जा सके। सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, पूरी जानकारी। सुबह करीब 5:45 की पूरी घटना है। रतलाम से नागदा की ओर एक मालगाड़ी जा रही थी, खाली मालगाड़ी, जिसके 3 जो वैगन है पिछले, वो बेपटरी हो गए, जिसके चलते रतलाम से नागदा के बीच का जो रेलवे रूट है वो पूरी तरह से बाधित है अभी। और 2 ट्रेनें जो है रतलाम से भोपाल की ओर जाने वाली, एक ट्रेन है 19711 वो प्रभावित है, दूसरी ट्रेन जो है इसी रूट पर जाने वाली वो अभी बाधित। हालांकि रेलवे के जैसे तमाम अधिकारी है, एडीआरएम से लेकर निचले तबके के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए हैं और जो बचाव और जो राहत का काम है, जो ट्रैक के मेंटेनेंस का काम है, उससे जारी कर दिया। बड़ी बात यह है कि जो तीनों जो वैगन है बहुत बुरी तरह से जो है यहाँ पे बेपटरी हुआ है। 5 की जो बिल्डिंग है, एक जो केबिन है, उसको डैमेज करते हुए जो है अंदर घुस गए हैं। और इसके साथ ही जो 2 यहाँ पे जो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। तो इसे सुधरने में कम से कम 1 से 2 घंटे का समय अभी लग सकता है, जिसके बाद ये जो पूरा ट्रैक है, एक जो रेलवे ट्रैक है जो बाधित है, उसे जारी किया जा सकेगा। जी ललित। और किस तरीके से बाधित ये रूट हुआ है, इस रूट के बारे में भी थोड़ा सा बताएं सुधीर। रतलाम से नागदा और नागदा से जो है आगे की अगर मैं बात करूं तो एक लंबा रूट है जो भोपाल भी जाता है, जो दिल्ली की ओर भी जाता है। क्योंकि एक ही रूट बाधित है, दूसरा रूट यहाँ पे जारी है, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे जो है बाधित नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रैक यहाँ चल रहा है अभी। लेकिन जो दूसरा ट्रैक है उसे मेंटेनेंस करने में अगर ज्यादा समय लगेगा, उसे क्लियर करने में अगर 2 से 3-4 घंटे अगर लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो दूसरी गाड़ी है जो ट्रैक की ओर जाने वाली, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होगी। ट्रेनें अगर लेट होगी तो पैसेंजर्स को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 जो इलेक्ट्रिक पोल है वो पूरी तरह से उखड़ गए हैं यहाँ पे, तो उन्हें लगाना और जो दूसरी तमाम मशक्कतें हैं, जो भी ट्रेन आएगी, इन जो बोगी है, इनको हटाने का काम यहाँ पे होगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा जो है इंतजाम यहाँ पे करने होंगे रेलवे को, क्योंकि अधिकारी पहुंचे हैं, इंतजाम में जुटे हुए अधिकारी। कह पाना मुश्किल है कब तक ये जो रेलवे ट्रैक है वो जो है जो सुचारू रूप से जारी होगा। जी सुधीर, शुरुआती तौर पर क्या नजर आ रहा है आपकी, अगर अधिकारियों से बातचीत हुई हो, कोई मानवीय भूल है या मेंटेनेंस की कमी है? आमतौर पर ये सुधीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी सुधीर ने ये तस्वीरें भेजी हैं और सुधीर हमारे साथ लगातार बने हुए भी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये इस वक्त आप देख रहे हैं, मालगाड़ी के डिब्बे जो डिरेल हुए हैं। सुधीर जानकारी भी दे रहे थे कि पटरी जो ट्रैक है वो उखड़ा हुआ है और उसे बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि पटरी को ठीक करने का काम तेजी से जारी है। ये रूट नागदा से होते हुए भोपाल तो महत्वपूर्ण रूट है। हालांकि रेलवे के तमाम जो रूट्स होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर आवागमन, ट्रैक का खराब होना मतलब आवागमन बुरी तरह बाधित हो जाना होता है। लगातार सुधीर बने हुए। सुधीर, क्या नजर आ रहा है? तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, पर आपको जानकारी अगर रेलवे के ऑफिशियल से मिली हो, कोई मानवीय भूल या मेंटेनेंस की कमी? आमतौर पर पटरियों का मेंटेनेंस एक बड़ी समस्या है, हर जगह है। मेंटेनेंस के मामले में तो रतलाम रेल मंडल हमेशा अव्वल रहा है। अब देखना यह है कि आखिर चूक कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है और कैसे जो है पूरा हादसा हुआ है। हालांकि मैं खुद मौके पे मौजूद हूँ अभी यहाँ पे जी, और रतलाम रेल मंडल के जो एडीआरएम है वो अभी लगातार लगा रहे हैं यहाँ पे कर्मचारियों को कि आखिर चूक कहाँ हो गई, किस बात को लेकर यहाँ गलती हो गई, और हिदायत दे रहे हैं कि ट्रेनों को किस तरह से अब यहाँ से निकालना है, कौन सी ट्रेन को जो है डिले करना है, किस ट्रेन को कहाँ पे रोकना है। तो लगातार ये हिदायत दे रहे हैं और तमाम जो मैकेनिकल से लेकर तमाम जो डिपार्टमेंट होते हैं रेलवे के, उनके अधिकारियों को यहाँ पे तलब किया गया। तत्काल जो है उन्हें बताया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द जो है ट्रैक को क्लियर करें, जो गाड़ी है उसको यहाँ से हटाए ट्रैक से, और जिससे ट्रेन के यात्रियों को राहत मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी सुधीर हमें लगातार जानकारी दे रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और अब खबर भोपाल से, जहां मेडिकल स्टूडेंट्स का धरना अभी भी लगातार जारी है। चिरायू मेडिकल कॉलेज के बाहर ये धरने पर बैठे हैं और पूरी रात ठंड में ये प्रदर्शन करते रहे, धरने पर बैठे रहे। कल दोपहर से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। फैकल्टी से बदसलूकी का ये पूरा मामला है और माफी नहीं मांगने तक धरना जारी रहेगा। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, मामला अभी बताएं और
पूरी रात, सर्द रात में इन्होंने इसी तरीके से प्रदर्शन किया है। जी ललित, बिल्कुल। कल दोपहर से जो मेडिकल स्टूडेंट है उनका धरना लगातार जारी है और इसी बात को लेकर जारी है कि जब मेडिकल कॉलेज में इलेक्शन चल रहे थे तब वहां पर समीर मोहम्मद खान ने कोई गलती की थी और जिसकी वजह से फैकल्टी ने उन्हें जो सजा दी थी, जिसके लिए उन्हें उठक बैठक लगाई थी। लेकिन वो जो स्टूडेंट है समीर फहीम मोहम्मद, उनको ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अपने पिता से शिकायत की, जो कि हाई कोर्ट में जज है। और उसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा और जब जज पिता पुलिस कर्मियों के साथ कॉलेज में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भी उस फैकल्टी को के साथ उठक बैठक भी लगाई और ऐसा भी बताया जा रहा है कि उन्होंने थप्पड़ भी लगाए और इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग भी की है, जिसको लेकर जो जगायू मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन्होंने विरोध जताया है। और अब इसी बात को लेकर वो लोग धरने पर बैठे हैं कि जब तक फैकल्टी से माफी नहीं मांगी जाएगी, जज पिता जब तक कॉलेज नहीं पहुंचेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तब तक लगातार ये जो धरना है लगातार जारी रहेगा। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना, लगातार उनकी नजरें बनी हुई हैं, धरना जारी रहेगा जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी। और महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6 बजे, तकरीबन 6:30 बजे के आसपास होगा। उद्धव ठाकरे के साथ तीनों ही पार्टियों के दो नेता भी शपथ लेंगे। खबरों की माने तो शिवसेना की तरफ से सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल, छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इधर कांग्रेस की तरफ से बाला साहेब थोराट और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण शपथ लेंगे। उद्धव ठाकरे के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं को न्योता मिला है। सीएम कमलनाथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज मुंबई जा रहे हैं। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा मनोज के पास आपको लिए चलते हैं। मनोज, आज शपथ ग्रहण समारोह होना है और जमहूरियत की सबसे अच्छी खूबसूरती ये होती है कि सदन में आप भले ही कितना झगड़ें लेकिन ऐसे मौके पर साथ रहें। इसे बहुत मेंटेन करते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री कमलनाथ 1 बजे राजधानी भोपाल से मुंबई के लिए रवाना होंगे और क्योंकि कल ही मंत्री पीसी शर्मा ने ये दावा किया था कि सीएम कमलनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका महाराष्ट्र की राजनीति में रही और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला, पहले बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, उसके बाद एनसीपी और शिवसेना, कांग्रेस, तीनों दल सामने आए और अपनी ताकत दिखाई। इस पूरी रणनीति में पीसी शर्मा ने ये कल दावा किया था कि इस पूरी रणनीति में और किस तरीके से पूरा प्लान तैयार करना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कमलनाथ की थी। तो कमलनाथ इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे जो कि मुंबई में शाम को 6:30 बजे रखा गया है। 1 बजे रवाना होंगे। हालांकि कुछ मंत्री के जाने की भी खबर है, कैबिनेट के कुछ मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ का कार्यक्रम तय है और 1 बजे वो मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे और मुंबई पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया उसके बाद कमलनाथ की भूमिका को लेकर खुलकर मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया और कहा कि किस तरीके से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका महाराष्ट्र में भी है और उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ सीएम ही नहीं बल्कि वो एक राष्ट्र नेता है, राष्ट्रीय नेता है और यही कारण है कि उनकी दखलंदाजी और उनके मार्गदर्शन में उनसे सलाह ली गई। उनसे कांग्रेस के नेताओं ने, जब ये चर्चा चल रही थी कि एनसीपी और शिवसेना साथ है और कांग्रेस भी साथ आने वाली, तो उस दौरान भी बताया जाता है कि कमलनाथ से राय ली गई थी, उनसे पूछा गया था, उनकी सलाह ली गई थी। तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका पीसी शर्मा के अनुसार कमलनाथ की महाराष्ट्र की राजनीति में थी और आज शपथ ग्रहण समारोह में जो है कमलनाथ शामिल होंगे और शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। आप मंत्रियों का जिक्र कर रहे थे, कल भी ये बात निकल कर आई थी, संभवतः पीसी शर्मा
कभी ऐसा लग रहा था, खबर इस तरीके से आई कि पीसी शर्मा अभी जाएंगे। ये कब तक साफ हो पाएगा कि कौन कौन मंत्री जाएगा? जी बिल्कुल, अभी जो कार्यक्रम आया है वो सीएम कमलनाथ का आया, उनके जाने के तय है और प्रोग्राम भी उनका आ चुका है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि कैबिनेट के कुछ मंत्री जिनमें पीसी शर्मा का नाम भी है, क्योंकि पीसी शर्मा लगातार संपर्क में थे और जनसंपर्क मंत्री हैं, लेकिन जिनको न्योता आया है मुंबई से, सरकार ने जिनको न्योता भेजा है वही जाएंगे। हालांकि अभी किसी के कंफर्मेशन नहीं कि कौन मंत्री जाएंगे, लेकिन इस तरीके की चर्चा है कि कुछ मंत्रियों को बुलाया। चलिए ठीक है, मंत्री जाए ना जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के जाने से यह तय है कि जिस सरकार के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं उससे एक मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री के जाने से निश्चित तौर पर अभी भी बड़े थिंक टैंक के तौर पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, लेकिन आप लगातार बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और कभी कभी पॉलिटिक्स बिना प्याज के अधूरी सी लगती है। प्रदेश समेत देश भर में प्याज के रेट जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि लोगों के किचन से प्याज गायब होता जा रहा है। हालांकि भोपाल में आज 4 जगहों पर स्टॉल लगेंगे, लेकिन अब 50 रुपए प्रति किलो नहीं मिल पाएगी प्याज, ये मिलेगी 70 रुपए किलो, क्योंकि दाम जो है वो शतक लगाने पर आमादा है। लगातार सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर मनोज के पास हम आपको लिए चलते हैं। मनोज, आज 4 जगहों पर स्टॉल लगने हैं, रेट 20 रुपए बढ़ा दिया गया है। कहाँ कहाँ ये स्टॉल लगेंगे? और पिछले बार ये फिक्स किया गया था कि 2 किलो प्रति व्यक्ति ही मिलेगा, अब क्या व्यवस्था? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन ने कल ही मंडी में छापेमार कार्रवाई करके 3 व्यापारियों पर कार्रवाई की थी। अवैध रूप से प्याज का भंडारण किया था। 125 कुंटल से ज्यादा प्याज जो है उस गोदाम से बरामद हुई थी। उसके बाद लगातार प्रशासन की टीम सक्रिय है, लेकिन इस बीच में क्योंकि मार्केट में प्याज नहीं आ रही थी, यही कारण है कि राजधानी भोपाल में शाम होते होते प्याज के रेट जो राजधानी भोपाल की पुरानी मंडी है, नादरा बस स्टैंड की नवबहार सब्जी मंडी, वहां पर करीब 50 रुपए से 60 रुपए किलो और 40 रुपए किलो तक प्याज वहां पर मिल रही थी। लेकिन यदि हम नए शहर की बात करें तो नए शहर में 70 से लेकर 90 रुपए किलो तक प्याज मिल रही है। हालांकि ये मिला जुला यदि हम रेट देखें तो करीब 70 रुपए किलो तक प्याज मिल सकती है यदि हम मार्केट में जाए। फुटकर व्यापारियों के पास जरूर ये प्याज 90 और 100 तक जाती है, और यही कारण है कि रेट पर कंट्रोल करने के लिए, ताकि आम लोगों की रसोई पर कोई ज्यादा लोड ना पड़े। लेकिन क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि 90 और 100 तक जब प्याज बिकी थी, उस दौरान जिला प्रशासन के निर्देश पर 50 रुपए किलो राजधानी में स्टॉल लगा के प्याज बेची गई थी। लेकिन अब ये रेट ज्यादा है और महाराष्ट्र से प्याज लगातार आ रही है, और यही कारण है कि प्याज की आवक कम होने की वजह से प्याज के दाम बढ़ गए हैं। और अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब 50 की जगह 70 रुपए प्याज बेची जाए, और यही कारण है कि पिपलानी के साथ मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। सियासत के मौसम विज्ञानी है रामविलास पासवान, और उनका एक बयान आया है, जरा वो बयान एक बार फिर से, हाँ ये बयान एक बार देख लीजिए। प्याज को लेकर रामविलास पासवान ने बयान दिया है, और दुनिया भर में दाम बढ़ रहे हैं, ये प्याज को लेकर रामविलास पासवान कह रहे हैं। बेबसी देखिए, 56,000 मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक था, स्टॉक भी वो गिना रहे हैं। केंद्र के पास बफर स्टॉक में प्याज था। जब ये तमाम व्यवस्थाएं थी तो अचानक से दाम बढ़ कैसे गए? 50% खराब हो गया। सरकार ने स्टॉक रखा था पर 50% खराब हो गया। कितने बुद्धिमत्तापूर्ण ये फैसला लिया गया होगा कि प्याज को आपने रखा और उसमें से 50% खराब हो गया। 50% खराब हो जाने का मतलब ये होता है कि आपकी कार्यप्रणाली में 50% गड़बड़ थी, वो तलाशी जानी चाहिए। लोगों के किचन से प्याज गायब है। पासवान साहब भविष्यवाणी कर रहे हैं, ज्ञान दिखा रहे हैं, विज्ञान बता रहे हैं कि पूरे दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं। खैर मनोज, एक बार फिर मैं आपका रुख कर रहा हूं, और ये पासवान साहब का भी बयान आ गया कि साहब 50% प्याज खराब हो गया। इन सब के बीच आपने एक जिक्र किया कि नादरा बस स्टैंड और पुराने इलाके में सस्ता है। नादरा बस स्टैंड से लाकर, उस इलाके से लाकर नए भोपाल में, इस सप्लाई को तो कम से कम सरकार कंट्रोल कर सकती है, अफसर कंट्रोल कर सकते हैं। मनोज,
जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि जो सब्जियां और चाहे वो प्याज हो या दूसरी सब्जियां हो वो पुराने शहर में सस्ते दामों पर मिल जाती, लेकिन क्योंकि नए शहर में परिवहन की वजह से जो है वो महंगी हो जाती है। और यही कारण है कि बिट्ठल मार्केट का सब्जी बाजार हो या फिर पिपलानी मार्केट का या कोलार का, वहां पर सब्जियों के साथ प्याज और आलू सभी महंगे मिलते हैं। और अभी 12 बजे से स्टॉल की व्यवस्था की गई है। 4 जगहों पर बरखेड़ा, पिपलानी, कोलार रोड पर ये व्यवस्था की गई है ताकि आम लोगों को कहीं भटकने की जरूरत ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। प्याज, ये प्याज होता है, ऐसा प्याज होता है क्योंकि रामविलास पासवान के बयान के बाद हो सकता है कि गरीबों के किचन में सिर्फ प्याज की फोटो आगे आने वाले दिनों में नजर आए। एक और अहम खबर का रुख करेंगे। 2 दिसंबर को स्टेट बार काउंसिल का चुनाव है। 57,300 वकील वोट देंगे। भोपाल में 4,020 वोटर हैं। 145 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में नाम घोषणा से लेकर अब तक एक भी मौका ऐसा नहीं बीता जब प्रज्ञा ठाकुर बोली हो और विवाद ना हुआ हो। एक बार फिर लोकतंत्र के मंदिर में प्रज्ञा ठाकुर की जुबान से जहर निकला। आपने लोकसभा में बोला है राजा को क्या है, बता दीजिए क्या है। साध्वी हैं कि मानती नहीं, आखिर कब मानेंगी साध्वी? ये सवाल जब जब उठे तब तब अपने बयान से एक नया बखेड़ा प्रज्ञा ठाकुर ने खड़ा कर दिया। शहीद हेमंत करकरे पर दिए बयान से पार्टी और अपनी किरकिरी करा देने वाली साध्वी जो शुरू हुई तो उनकी विवादित बयानबाजी की पारी जारी है। और अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया। हुआ यूं कि डीएमके सांसद ए राजा ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए गोडसे का जिक्र कर दिया। बस इतना ही था कि प्रज्ञा ठाकुर ने आपत्ति उठाई और कह दिया कि देशभक्तों का नाम आप नहीं लेंगे। हालांकि भोपाल सांसद के इस बयान के बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को सदन के रिकॉर्ड से हटवा दिया। लेकिन हंगामा मचना था सो मचा दिया। लेकिन बाहर प्रज्ञा मीडिया के सवालों पर जवाब देने के बजाय वहां से चली गई। आपने लोकसभा में बोला है राजा को क्या है, बता दीजिए क्या है। आपने पूरा देशभक्तों का नाम मत लीजिए, हम सुन के बता रहे हैं। मैम आप एक छोटा सा जवाब दे दीजिए जो आपने बोला है। आपको नहीं लगता है कि आप ऐसा नाम नहीं लिया उन्होंने? नहीं ऐसा नाम नहीं लिया है। ऐसा नाम कुछ नाम नहीं लिया उन्होंने। This is not fair on the part of the BJP MPs that a person who did murder of national father during the debates when we are discussing very important sensible issues, it is condemnable. इधर जैसे ही प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान की खबर भोपाल तक पहुंची, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान की निंदा करते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को इस गंभीर मामले पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस पर विचार करें और तय करें कि क्या करना चाहिए। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर हमला बोला। गोडसे के कोई अनुयायी लोग हमेशा महात्मा गांधी का केवल लाभ लेने के लिए राजनीतिक उपयोग करते हैं और विचारधारा गोडसे की मानते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री को बताना होगा कि वो गोडसेवादी हैं या गांधीवादी है। तो पार्टी के लाइन है, जो पार्टी के लीडर उनको सिखा रहे हैं, जो उनको निर्देश देते वैसा बोलती है वो। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह के निर्देश उनको दे रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी का निर्देश नहीं दे रही है तो आप सब पूरी देश की जनता देख रही है। जब इस तरह की बार बार गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित कर रही है तो
उनकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने और मोदी ने क्या कार्रवाई की? पहली बात तो ये तथाकथित साध्वी प्रज्ञा है और हम भोपाल के लोग शर्मिंदा हैं कि यहाँ से सांसद है। विपक्ष भले ही प्रज्ञा पर हमला बोल रहा है, लेकिन बार बार विवादित बयान देने वाली प्रज्ञा रुकने को तैयार ही नहीं। और तो और इससे पहले ऐसे कई मौकों पर बीजेपी के कड़े तेवर भी उनके विवादित बयानों पर रोक नहीं लगा पाए। देखना होगा इस बार क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है। ऐसे में मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर सूबे में सियासत गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश में सरकार के 1 साल तकरीबन पूरे हो गए हैं। इसे लेकर सरकार के मंत्री अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। मंत्री अपने विभागों की उपलब्धियां बता रहे हैं, वहीं बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि रिपोर्ट के जरिए मंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी तक हम कहते आए थे कि ये वादों वाली सरकार है, पर अब हम कह रहे हैं ये वादा खिलाफी वाली सरकार है, क्योंकि वचन पत्र में आपने जो जो वादे किए 11 महीने में तो वो पूरे नहीं किए। किसान का कर्जा माफ नहीं किया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसानों की स्थिति जस की तस है, युवाओं की स्थिति जस की तस है। संविदा कर्मचारी हो, रेगुलर कर्मचारी हो, अधिकारी हो, मजदूर हो, किसान हो, हर जगह केवल और केवल वादा खिलाफी। तो ये सरकार तो वादा खिलाफी वाली सरकार है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वचन पत्र में जो भी जनता से वादा किया गया है उसे पूरा किया जा रहा है। सरकार के 1 साल पूरे होने पर जनता के बीच उनका भी ब्यौरा पेश किया जाएगा। जब विधानसभा चुनाव में गए तो घोषणा पत्र कमलनाथ जी ने नहीं बनाया अध्यक्ष के रूप में, उनने बनाया वचन पत्र। वचन का मतलब ये होता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और सभी विभागों के मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि अपने अपने कितने वचन पत्र पूरे किया आपने वो प्रस्तुत करें, तो आ जाएगा खाका। और मेरे पास जो 5 विभाग हैं 43 वचन थे, उन 43 में से अभी साल पूरा नहीं हुआ है। साल पूरा होने के पहले ही उसमें 18-19 के आसपास के वचन हमने पूरे किए हैं, और बाकी मैं समझता हूँ कि पहले ही कर देंगे। और हो सकता है अगर कमलनाथ जी बीच में कुछ और वचन दे देंगे तो आखिरी 5 साल तक वो वचन भी पूरे करेंगे। विभागों की समीक्षा में जो रिपोर्ट की माने तो वचन पत्र को पूरा करने की चाल बेहद सुस्त है। स्कूल शिक्षा विभाग इस मामले में सबसे ऊपर है। यहाँ 82 ऐसे बिंदु हैं जिन पर काम होना बाकी है। 50 सरकारी महकमों के 1302 में से 345 वचन ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने में सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि फिलहाल इसे टाल दिया गया है। वहीं 244 ऐसे वचन हैं जिन्हें पूरा करने में बजट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में सरकार जल्द फैसला ले सकती है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।